नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 125 प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं बिना समय गवाए पहला प्रश्न है, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि, शब्द, वर्ण या वाक्य? अर्थ को व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? सही उत्तर है इसका शब्द। शब्द से हम अर्थ को व्यक्त करते हैं, यानी शब्द में अर्थ व्यक्त होता है, इसलिए यह सबसे छोटी इकाई होगी जो अर्थ व्यक्त करती है। प्रश्न संख्या 2 है, बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही अनुवाद क्या होगा? शिशु मोदकम रोदती, शिशु मोदकाय रोदिति, शिशु मोदकाय रोदिति या शिशु मोदकाय रुदति? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, शिशु मोदकाय रोदिति। प्रश्न संख्या 3 है, इनमें से कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है? प्रसन्न राघव, शिशुपाल वधम, कुमार संभव या किरातार्जुनीयम? जिन प्रश्नों में व्याख्या की जरूरत होगी उन प्रश्नों को मैं व्याख्या जरूर करूंगी। सही उत्तर है इसका प्रसन्न राघव। यह महाकाव्य नहीं है, यह जयदेव का नाटक है। बाकी ये कुमार संभव, शिशुपाल वधम और किरातार्जुनीयम ये महाकाव्य रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 4 है, डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? संपादक, रिपोर्टर, कंपोजिटर या प्रूफ रीडर? डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? ऐसे प्रश्न केवीएस और एनवीएस में पूछे जाते हैं। सही उत्तर है इसका रिपोर्टर। प्रश्न संख्या 5 है, नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग या बड़ी लकीर खींचना? नई जमीन तोड़ना का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ होगा अनूठा प्रयोग, यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 5 को देखिए, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाएगा? अन्योदर, दूरस्थ, औरस या सहोदर? सही उत्तर हो जाएगा अन्योदर। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो वह अन्योदर कहलाता है, और जो एक ही माता से उत्पन्न हुए हो वह सहोदर कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, क्या तुम खा रहे हो वाक्य किस प्रकार का है? निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक या आज्ञावाचक? क्या तुम खा रहे हो यह वाक्य किस प्रकार का है? यह आसान सा प्रश्न है। प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ आ रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्न संख्या 9 है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? दाई, स्वत्व, प्रारंभ या मेहंदी? इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, यानी कि गलत है? सही उत्तर हो जाएगा दाई। दाई इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, य पर बड़ी की मात्रा और अनुस्वार रहेगा, दाई इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 को देखिए, सिंह शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा? शार्दूल, हिरण्य, अश्म या द्वीप? सिंह शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका शार्दूल। शार्दूल के अलावा सिंह के पर्यायवाचियों में एक शब्द आता है केहरी, यह भी सिंह का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा मृगेंद्र बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसे तो आप जानते ही होंगे। एक केसी शब्द है, यह भी सिंह का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा मृगारी, अरी का अर्थ होता है शत्रु और मृग हिरण को कहते हैं, तो इस तरह से सिंह का पर्यायवाची होता है एक मृगारी। इसके अलावा सिंह के एक पर्यायवाची होता है नाहर। ठीक है, यह जो है यह सामान्यतः परीक्षाओं में पूछे नहीं गए हैं अब तक, तो पूछे जा सकते हैं। ज्यादा विद्यार्थी इन सबों को याद नहीं करते हैं। एक चित्रक भी होता है सिंह का पर्यायवाची। इसके अलावा हरि भी कहते हैं, नखायुध भी कहते हैं, मृगराज भी कहते हैं। ठीक है, इनको याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 11 देखिए, पत्थर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? उपल, पाहन, पाषाण उपल, शिलाखंड पहाड़ या पाषाण प्रस्तर? इसमें से पत्थर का पर्यायवाची कौन से विकल्प में नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, शिलाखंड और पहाड़ ये पत्थर के पर्यायवाची यानी प्रस्तर के पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द का अर्थ नौका है, वह कौन सा शब्द है?
तरन, तरुण, तरड़ी या तरड़। सही उत्तर हो जाएगा तरड़ी। इस शब्द का अर्थ नौका होता है और यह जो तरुण शब्द है इसका अर्थ होता है युवा। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? अति, अपि, अधि या अति। और इसका राइट आंसर हो जाएगा अति। अति धन ईव शब्द मिलकर अतीव बने हैं, यानी ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 14 है। रातों रात शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव या कर्मधारय। सही उत्तर हो जाएगा अव्ययभाव। रात ही रात में इसका विग्रह होगा, समास विग्रह, और इसमें अव्ययभाव समास होगा। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है? भरपेट अव्ययभाव, रसोई घर तत्पुरुष, दाल रोटी द्वंद्व या चाल चलन अव्ययभाव। सही उत्तर हो जाएगा चाल चलन, यानी ऑप्शन डी। इसमें अव्ययभाव समास नहीं होगा, इसमें द्वंद्व समास होगा। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? उठना, पढ़ना, सुनाना या गिरना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनाना। सुनाना और सुनवाना दोनों प्रेरणार्थक क्रियाएं होंगी। प्रश्न संख्या 17 होगा। 17 को देखिए। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, परिनिष्ठित भाषा या बोली। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? सही उत्तर है बोली, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि नारी सारी ही कि नारी है कि नारी की सारी है। यहाँ कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति, विरोधाभास, संदेह या उपमा। यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, उसमें है संदेह अलंकार। लेकिन अगर इसकी परिभाषा देकर प्रश्न पूछा जाए कि इस परिभाषा के अनुसार अलंकार कौन होगा, तो इसकी परिभाषा भी एक बार देख लीजिए। जहां दो वस्तुओं में रूप व गुण की अत्यधिक समानता के कारण किसी एक के निर्धारण में अंत तक, ध्यान दीजिएगा, अंत तक अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। यहाँ पर अंत तक अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार होगा। प्रश्न संख्या 19 को देखिए। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? 3, 2, 4 या 5। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? यह होती है 2 प्रकार की। एक मात्रा होती है हर्ष मात्रा और एक मात्रा होती है दीर्घ मात्रा, जिसे हम लघु एवं गुरु कहते हैं। लघु मात्रा के लिए हम केवल एक डंडी का प्रयोग करते हैं और गुरु मात्रा के लिए हम एक एस आकार की आकृति का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 20 को देखिए। रहिए लटपट काट दिन, बरु घामही में सोए, छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पतरे होए। यह काव्य पंक्तियां किस छंद में लिखी गई हैं? सवैया है, पद है, कुंडलियां है या छप्पे है। और यह था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, यह पंक्ति किस छंद में लिखी गई है? सही उत्तर हो जाएगा इसका कुंडलियां। यह कुंडलियां छंद में लिखी गई है और कुंडलिया छंद की विशेषता क्या होती है कि यह दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है। और यह पंक्ति जो है यह किसकी है? परीक्षा में पूछी जा सकती है। यह पंक्ति है गिरिधर कविराय की, याद रखिएगा इसको। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 है। क्रोचे कैसे दार्शनिक हैं? आत्मवादी, अनात्मवादी, प्राणवादी या यथार्थवादी। क्रोचे कैसे दार्शनिक हैं? क्रोचे को आत्मवादी दार्शनिक माना जाता है, तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यह भी आज का दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाट्य वेद हेतु ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से क्रमशः कौन से लिए गए हैं? अब आपने तो यह याद कर लिया होगा कि ऋग्वेद से ये लिया गया है, यजुर्वेद से ये लिया गया है, सामवेद से, तो लेकिन आपको उसी क्रम में, जैसे यह प्रश्न में आया है उसी क्रम में ऑप्शंस का चुनाव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ऋग्वेद है, ऋग्वेद से पाठ लिया गया था, तो पाठ तो पहले में सब में है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद से अभिनय लिया गया था, यानी कि ऑप्शन सी में हमें अभिनय दिख रहा है और ऑप्शन डी में। ठीक है, उसके बाद से अगर हम सामवेद की बात करें तो सामवेद से गान लिया गया था, यह हो गया गान।
और अथर्ववेद से लिया गया था रस, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी में उत्तरों को मत चुनिएगा। प्रश्न संख्या 23 है, समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है, इससे अर्थ में रमणीयता आती है, कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है। उपयुक्त मान्यता किसकी है? दंडी की, उद्भट की, रुद्रट की या भामह की। और यह हुआ आज का तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हो उन्हें जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यह भामह की पंक्ति है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 को देखिए, कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने प्रतिपादित किया? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने, बाबू श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या बाबू गुलाब राय ने। कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किया था डॉक्टर नगेंद्र ने, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 को देखिए, भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? तोताराम, सदानंद, प्रताप नारायण मिश्र या बनारसी दास चतुर्वेदी। भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? ये करते थे बाबू तोताराम, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह पत्रिका जो है 1876 ईस्वी से अलीगढ़ से निकलती थी, यानी प्रकाशित होती थी, और पत्रिका यह साप्ताहिक थी। प्रश्न संख्या 26 है, एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा क्या है? संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज या यात्रा वृत्त। एक बूंद सहसा उछली अज्ञेय द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 देखिए, जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? काशीनाथ सिंह, विवेकी राय, रांगी राघव या फणीश्वरनाथ रेणु। सही उत्तर है विवेकी राय। विवेकी राय इस रिपोर्टाज के लेखक हैं और इसकी विधा पूछी जाती है कि जुलूस रुका है या किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज विधा की। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधा सर्जनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती? कविता, कहानी, निबंध या आलोचना। निम्नलिखित में से कौन सी विधा सर्जनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, यानी जिसकी सर्जना नहीं की जाती है, जिसको बनाया नहीं जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आलोचना। आलोचना को हम बनाते नहीं है, इसकी सर्जना नहीं करते हैं। आलोचना बनी बनाई रचनाओं की, ऐसे कह सकते हैं कि बाल की खाल निकालना है, उसकी हम आलोचना करते हैं। उसके अच्छे पक्षों को भी हम सामने रखते हैं और उसके बुरे पक्षों को भी सामने रखते हैं किसी रचना के, तो वह होती है आलोचना। इसमें सर्जना नहीं होती, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 को देखिए, इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? सैद्धांतिक आलोचना, आलोचनात्मक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना या व्याख्यात्मक आलोचना। इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? और सही उत्तर है आलोचनात्मक आलोचना। यह कोई प्रकार नहीं होता है समालोचना का। प्रश्न संख्या 30 है, सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। किसका ग्रंथ है सुमित्रानंदन पंत नाम से? सही उत्तर है इसका डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ लिखा था। प्रश्न संख्या 31 है, प्रगतिवाद किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, प्रकाश चंद्र गुप्त या डॉक्टर देवराज। अगर पिछली क्लास आप लोगों ने देखी होगी तो यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। सही उत्तर है यहाँ पर शिवदान सिंह चौहान। प्रश्न संख्या 32 को देखिए, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, राहुल संकृत्यायन, नामवर सिंह या हजारी प्रसाद द्विवेदी। मध्यकालीन बोध का स्वरूप किसकी रचना है? यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 को देखिए, आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। यह कथन किस आलोचक का है? शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का या डॉक्टर नगेंद्र का या डॉक्टर रामविलास शर्मा का। आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, यह कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न संख्या 34 को देखिए, कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? देवीशंकर अवस्थी, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह या अज्ञे। कहानी नई कहानी की पुस्तक, इस पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक है नामवर सिंह की, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 35 को देखिए,
निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है? शिवदान सिंह चौहान ने, रांगे राघव ने, रामविलास शर्मा ने या मुक्तिबोध ने? इनमें से किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है? तुलसी श्रेष्ठ कवि हैं भी और रामविलास शर्मा ने माना है, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 को देखिए। 100 से ज्यादा प्रश्न सही कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थियों के पिछली क्लास में 100 से ज्यादा प्रश्न सही हुए थे, यह जानकर मुझे काफी अच्छा लगा था। प्रश्न संख्या 36 है, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? शुक्ल जी का, श्याम सुंदर दास का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का या गणपति चंद्रगुप्त का? ऐसा कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 को देखिए। साहित्य इतर यानी कि साहित्य से अलग विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, कुबेरनाथ राय या रामवृक्ष बेनीपुरी? और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी का एक कथन याद रखिएगा, जब तक मानव जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन रहा वह सुखी रहा, सानंद रहा। यह कथन है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। तो यह परीक्षा में पूछा जाता है किसका कथन है, इसे याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 38 है, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर। यह कथन किस निबंधकार का है? डॉक्टर नगेंद्र, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी या पंडित रामचंद्र शुक्ल? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने कहा है कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर। यह इन्होंने चिंतामणि भाग 1 की भूमिका में लिखा था। तो कहाँ पर यह कथन है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। किस पुस्तक में कहा था यह कथन, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी। प्रश्न संख्या 39 है, कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है? अलंकार से, मूर्त विधान से, अर्थ ग्रहण से या नाद सौंदर्य से? से उत्तर है नाद सौंदर्य से। प्रश्न संख्या 40 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन कहानीकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था? कमलेश्वर, ममता कालिया, जैनेन्द्र या हरिशंकर परसाई? इनमें से कौन ऐसे कहानीकार हैं जिन्होंने प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी? और वो है जैनेन्द्र। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 को देखिए। लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था, हम में कोई भेद न था, यह पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। यह निम्नलिखित में से किस कहानी का अंश है? ईदगाह का, अलगोजा का, शतरंज के खिलाड़ी का या गुल्ली डंडा का? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी गुल्ली डंडा। प्रश्न संख्या 42 को देखिए। सभी कहानियां प्रेमचंद जी की हैं। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक कौन हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, शिव मूर्ति या शिवराज सिंह बेचैन? कसाई बाड़ा किसकी कहानी है? और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिव मूर्ति की कहानी है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है या प्रश्न पूछा जा चुका है, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 को देखिए। इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? भारत भारती, बंदिनी, झांसी की रानी या चिंगारियां? इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? सही उत्तर हो जाएगा चिंगारियां। चिंगारियां जो है यह बेचन शर्मा उग्र की रचना है, जो कि 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, लेकिन 1928 ईस्वी में इसे जब्त कर लिया गया था। हालांकि यह जो ऑप्शन है भारत भारती, इसे भी कुछ समय के लिए जब्त किया गया था, प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन कुछ समय के लिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं। विचित्र जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं, फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? पंच परमेश्वर, पूस की रात, बड़े घर की बेटी या कफन? सही उत्तर हो जाएगा इसका कफन। यह कफन कहानी का अंश है और यहाँ पर प्रेमचंद जी ने काफी यथार्थवादी चित्रण किया है। प्रश्न संख्या 45 को देखिए।
उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलती है? उदय प्रकाश की कहानी वारन हेस्टिंग का साड़, जयशंकर प्रसाद की कहानी ममता में, प्रेमचंद की कहानी कफन में या जैनेन्द्र की कहानी एक गांव में? उत्तर आधुनिकता की संकल्पना इनमें से किस कहानी में देखने को मिलती है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उदय प्रकाश की कहानी वारेन हेस्टिंग का साड़ में। प्रश्न संख्या 40 को देखिए। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपयुक्त गद्यांश किस कहानी से उद्धृत है? उसने कहा था, कफन, रोज यानी कि गैग्रीन और ममता। सही उत्तर है उसने कहा था। यह कहानी जो इस कहानी का अंश है, उसने कहा कहानी का यह अंश है। प्रश्न संख्या 47 को देखिए। रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता इनमें से कौन सी है? अस्तित्ववादी चिंतन हुआ है, भावात्मक त्रिकोण देखने को मिलता है, विस्थापन का दर्द दिखाया गया है या ग्रामीण जीवन की सरसता देखने को मिलती है? रेणु यानी फणीश्वरनाथ रेणु, इनकी कहानियों की विशेषता क्या है? इनकी कहानी की विशेषता है कि इनमें ग्रामीण जीवन की सरसता का चित्रण हुआ है, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 को देखिए। मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? सांप्रदायिकता, पर्यावरण, प्रदूषण या भारत पाकिस्तान विभाजन? मलबे का आदमी मोहन राकेश की कहानी है और यह भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? गोदान, प्रेमाश्रय, कायाकल्प या कर्मभूमि? इस प्रश्न का उत्तर ध्यान से दीजिएगा। इनमें से कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है, बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका कायाकल्प। यह किसान जीवन से संबंधित नहीं है, इसमें यह जो है पुनर्जन्म की कथा पर आधारित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 50 को देखते हैं। इलाचंद जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या आत्मकथात्मक? सही उत्तर हो जाएगा इसका आत्मकथात्मक। जहाज का पंछी उपन्यास जो है एक आत्मकथात्मक प्रकार का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 51 है। महाराज, घर में न गाय है, न बचिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है। गोदान में यह कथन किसका है? झुनिया का, हीरा का, धनिया का या गोबर का? सही उत्तर है धनिया, जो कि ओहरी की पत्नी होती है। और यह काफी मार्मिक प्रसंग हो जाता है जब ऐसा धनिया कहती है। तो जब मैंने इसको पढ़ा था तो काफी भावुक हो गई थी इस अंतिम लाइन को पढ़कर। प्रश्न संख्या 52 को देखते हैं। अगर आपने अभी तक गोदान नहीं पढ़ी तो आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी नहीं ही कहला सकते हैं। इसको जरूर पढ़िए गोदान, अगर अब तक नहीं पढ़ा है तो। प्रश्न संख्या 52 देखिए। यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूस देते हैं। यह विशेष विचारधारा कौन सी है? फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, सार्त्र का अस्तित्ववाद, मार्क्स लेनिन का साम्यवाद या महर्षि अरविंद का दर्शन? यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूस देते हैं। और वह विचारधारा कौन सी है? वह है मार्क्स लेनिन का साम्यवाद, यानी ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 53 को देखिए। अमरकांत प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और सेवा सदन? सही उत्तर है कर्मभूमि। कर्मभूमि उपन्यास में पात्र हैं अमरकांत। इसके अलावा प्रेमचंद जी ने ज्यादा मेहनत नहीं की, अमरकांत में से अ हटाकर स लगा दिया तो एक पात्र हो गया समरकांत। उसके अलावा एक पात्र है मैना और सुखदा एक पात्र है इसमें, इसको याद रखिएगा। और एक शकीना पात्र है इसमें। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 54 है। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है और कृतियां हैं चित्रलेखा, कब तक पुकारूं, परती परिकथा, मानस का हंस। रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, रांगी राघव, रेणु और अमृतलाल नागर। सबसे पहले मिला लेते हैं। चित्रलेखा किसकी रचना है? यह है भगवती चरण वर्मा की रचना। कब तक पुकारूं, रांगी राघव हो जाएंगे। परती परिकथा
यह किसकी रचना है? रेणु की रचना। और मानस का हंस अमृतलाल नागर की रचना हो जाएगी और इस तरह से हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है, मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में किया गया है? वरदान में, निर्मला में, गबन में या कर्मभूमि में? मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में देखने को मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी कर्मभूमि में। बात करें वरदान की, तो वरदान में हमें राष्ट्रीय आंदोलन और देशभक्ति की भावना देखने को मिलती है। वहीं गबन की बात करें तो इसमें आभूषण की लालसा और उससे उत्पन्न संकट का चित्रण देखने को मिलता है। और निर्मला में हम अनमेल विवाह को देखते हैं और सौतेली माता जो उसे परेशान करती है, इसका चित्रण देखने को मिला है, यानी विमाता का संकट देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 56 को देखते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? गोदान, दिव्या, आपका बंटी या बाणभट्ट की आत्मकथा? यह कथन है बाणभट्ट की आत्मकथा से, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 57 देखिए, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1877 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में या 1893 ईस्वी में? और इसका सही उत्तर हो जाएगा 1882 ईस्वी में परीक्षा गुरु का प्रकाशन हुआ था। प्रश्न संख्या 58 देखिए, यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है। तुमको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको वहां जाना होगा। यह कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्देव ने किसे हिंदुस्तान जाने के लिए कहा? यह प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। सत्यनाथ फौजदार को, आलस्य को, मंदिरा को या अंधकार को? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अंधकार को भेजता है भारत दुर्देव। प्रश्न संख्या 59 है, अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विशेषता इनमें से कौन थी? विशिष्टता कौन सी थी? ठेठ बनारसी बोली का उन्मुक्त प्रयोग किया, रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकनों से जुड़ा होना, नाटकों की रचना समान मात्रा में गद्य पद्य में करना या हिंदी नाटकों को पार्श्विक मंच पर खेले जाने में सहयोग देना? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रचना, मंडन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना। प्रश्न संख्या 60 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? सुहाग के नुपुर, परिंदे, गुल की बन्नो या नदी प्यासी थी? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना एकांकी है। सही उत्तर है डी नदी प्यासी थी, यह रचना एकांकी है। बात करें परिंदे की, तो यह निर्मल वर्मा की कहानी है, कहानी विधा की रचना है। सुहाग के नुपुर यह अमृतलाल नागर का उपन्यास है और गुल की बन्नो यह भी कहानी है धर्मवीर भारती की। प्रश्न संख्या 61 को देखिए, सच है वीरता जब भागती है तब अपने पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ाती है। यह कथन प्रसाद कृत किस नाटक का संवाद है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त का, अजात शत्रु का या ध्रुव स्वामी का? सच है वीरता जब भागती है तब अपने पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है, उड़ाती है, यहाँ उड़ाती है होना चाहिए। सही उत्तर है यह ध्रुव स्वामिनी नाटक का कथन है और यह किसके द्वारा कहा जाता है? और यह कथन मंदाकिनी कहती है, मंदाकिनी द्वारा यह कहा जाता है। प्रश्न संख्या 62 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है? प्रयत्न, प्रत्याशा, फलागम या उत्पाद? इनमें से कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं आता है? नाटक में कार्य अवस्थाएं 5 होती हैं और इसमें जो नहीं आता है वह है
उत्पाद, उत्पाद इसमें नहीं आता है। प्रयत्न, फलागम और प्रत्याशा आते हैं, जिससे सबसे पहले प्रारंभ होता है। तो एक अवस्था होती है इसकी कार्य अवस्था प्रारंभ की। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर प्रयत्न और तीसरे नंबर पर आती है प्रत्याशा और चौथे नंबर पर आता है नियताप्ति। ठीक है, नियताप्ति। उसके अलावा पांचवें नंबर पर आता है फलागम। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। क्रम भी पूछा जा सकता है परीक्षाओं में और ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन है या नहीं है। प्रश्न संख्या 63 है, डॉक्टर नामक कृति की विधा कौन सी है? नाटक है, प्रहसन है, कहानी है या गीतिनाट्य है? सही उत्तर हो जाएगा नाटक। और यह नाटक किसका है? डॉक्टर नाम से। यह है विष्णु प्रभाकर का नाटक। प्रश्न संख्या 64 है, अंधायुग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? और शीर्षक दिए गए हैं कौरव नगरी, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, पशु का उदय या गांधारी का शाप। सबसे पहले आता है कौरव नगरी, उसके बाद पशु का उदय, और उसके बाद आता है अश्वत्थामा का अर्धसत्य, और उसके बाद गांधारी का श्राप, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 को देखते हैं, सिंदूर की होली नाटक के रचयिता कौन है? बद्रीनाथ भट्ट, वियोगी हरि, उदय शंकर भट्ट या लक्ष्मी नारायण मिश्र? सही उत्तर है लक्ष्मी नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 66 है, जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंद गुप्त में कल्पित पात्र कौन है? खिंगील, गोविंद गुप्त, बंधु वर्मा या प्रपंच बुद्धि? इसका राइट आंसर है प्रपंच बुद्धि, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 को देखिए, मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले जमीन को किसने पूरा किया था? अनीता राकेश ने, कमलेश्वर ने, श्याम नंद जालान ने या सुरेंद्र वर्मा ने? मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैरों तले जमीन को किसने पूरा किया था? कमलेश्वर ने पूरा किया था, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 68 को देखिए, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? आसान सा प्रश्न है। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 देखिए, आत्मजयी के लेखक कौन है? कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय या इनमें से कोई नहीं? आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 देखिए, पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, यहाँ निर्मोक से क्या अभिप्राय है? देखिए, शब्दों के अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जानने, कभी भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है और सिलेबस में शब्द संपदा है भी आपके सिलेबस में। तो यहाँ पर अर्थ में दिया गया है, सांप के शरीर पर लिपटी केचुली, निष्ठुर आघात, नितांत अनावश्यक भार या निकम्मापन, माफ कीजिएगा, निकम्मापन। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका सही उत्तर है सांप के शरीर पर लिपटी हुई केंचुली, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह कामायनी के श्रद्धा सर्ग की पंक्ति है, तो पंक्ति भी ध्यान दीजिएगा कि यह कहाँ की पंक्ति है। ठीक है, प्रश्न संख्या 71 को देखते हैं, नई कविता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नई कविता विवेक और विवेचन सम्मत आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करती है, या यह वर्जनाओं और कुंठाओं की अपेक्षा मुक्त यथार्थ की पक्षधर है, या यह कविता यथार्थ और जीवन को एक साथ वहन करते हुए मुक्त क्षणों के दायित्व के प्रति आग्रहशील है, या यह आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है। आपको सही नहीं है वह कथन बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है। यह कथन सही नहीं है, यानी गलत है। प्रश्न संख्या 72 है, रूपाम्बरा किसकी रचना है? अज्ञेय की, मुक्तिबोध की, नेमीचंद जैन की या भारत भूषण अग्रवाल की? रूपाम्बरा किसकी रचना है? यह है अज्ञेय की रचना, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और यह अज्ञेय की काव्य रचना है।
प्रश्न संख्या 73 है, तीसरा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? कुंवर नारायण, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? इनमें से कौन तीसरा सप्तक में शामिल नहीं है? सही उत्तर है मुक्तिबोध। यह तीसरा सप्तक के कवि नहीं, यह तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 74 है, किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कलगी बाजरे की, नदी के द्वीप, यह द्वीप अकेला या हरी घास पर छड़ भर? किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है? और यह कविता है हरी घास पर छड़ भर यानी अज्ञेय की कविता। 1949 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी और यह एक कविता संग्रह भी है। प्रश्न संख्या 75 है, निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? धर्मवीर भारती को, अज्ञेय जी को, हरिवंश राय बच्चन जी को या केदारनाथ सिंह को? सही उत्तर हो जाएगा केदारनाथ सिंह मार्क्सवादी चेतना के कवि माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 76 है, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है? धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना? इनमें से कौन सी एक विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था देखने को नहीं मिलती है। प्रश्न संख्या 77 है, इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? पाषाणी, रविंद्र के प्रति, चंदना या कला और बूढ़ा चांद? इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? आसान सा प्रश्न है। कला और बूढ़ा चांद यह सुमित्रानंदन पंत की रचना है और इस पर 1960 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी सुमित्रानंदन पंत जी को मिला था। प्रश्न संख्या 78 है, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य स्तरीय या हिंदी भाषीय प्रांतीय? सही उत्तर हो जाएगा इसका अंतरराष्ट्रीय, क्योंकि लंदन में इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी। प्रश्न संख्या 79 है, हिंदी में सोनेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? शिवमंगल सिंह सुमन ने, त्रिलोचन शास्त्री ने, शमशेर बहादुर सिंह ने या केदारनाथ अग्रवाल ने? हिंदी में सोनेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सही उत्तर है त्रिलोचन ने सबसे पहले हिंदी में सोनेट का प्रयोग किया था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका कभी कभी वास्तविक नाम पूछा जाता है, तो इनका एक वास्तविक नाम जो है वह वासुदेव सिंह है, त्रिलोचन का, तो इसे याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 80 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नागार्जुन की रचना नहीं है? हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, खिचड़ी विप्लव देखा हमने या फूल नहीं रंग बोलते हैं? कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? ऑप्शन डी नागार्जुन की रचना नहीं है, फूल नहीं रंग बोलते हैं यह केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। अगला प्रश्न है, अड़िमा किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की, निराला की या महादेवी वर्मा की? अड़िमा किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा निराला की, अड़िमा निराला की रचना है। प्रश्न संख्या 82 देखिए, राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है? राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से, राम के पूजा में बैठने से, राम सीता के उदात्त प्रेम से या दुर्गा की उपासना से? राम की शक्ति पूजा निराला की कविता है जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसका आरंभ होता है राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 है, कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ वह कौन है? जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी या विष्णु प्रभाकर? सही उत्तर हो जाएगा इसका महादेवी वर्मा, यानी ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 84 को देखिए,
काम मंडल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल बहुधाम। उपयुक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? वासना, काम, श्रद्धा या लज्जा? यह पंक्तियां श्रद्धा सर्ग की हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और परीक्षाओं में इसकी पंक्तियां देकर यह भी पूछा जाता है कि यह पंक्तियां किस रचना की हैं। प्रश्न संख्या 85 है। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? मुकुटधर पांडे की, रूप नारायण पांडे की, लोचन प्रसाद पांडे की या श्याम नारायण पांडे की? सभी यहाँ पर ऑप्शन में पांडे दिए गए हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो ध्यान से उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर है मुकुटधर पांडे की। छायावाद का पूर्वाभास इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। हालांकि छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे ही हैं। इसके अलावा इन्होंने श्री शारदा पत्रिका में एक निबंध लिखा था, हिंदी छायावाद। 1920 ईस्वी में इनका यह निबंध प्रकाशित हुआ था और इसी निबंध में इन्होंने छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया था। प्रश्न संख्या 86 है। सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? गुंजन में, ग्राम्य में, पल्लव में या युगांत में? इसका सही उत्तर है पल्लव में। प्रश्न संख्या 87 को देखिए। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया? गुप्त जी को, बालकृष्ण शर्मा नवीन को, माखनलाल चतुर्वेदी जी को या रामधारी सिंह दिनकर को? एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। प्रश्न संख्या 88 देखिए। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध, करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? लक्ष्मण का, जामवंत का, सुग्रीव का या विभीषण का? यह थोड़ा सा कठिन हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर है जामवंत जी का। प्रश्न संख्या 89 देखिए। द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पर किया गया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर, शांति प्रिय द्विवेदी जी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर या सोहनलाल द्विवेदी जी के नाम पर? इस प्रश्न में भी बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि यह प्रश्न बहुत ही आसान है। इसका नामकरण किया गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अगर आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी में कंफ्यूजन हो रही हो, तो बस इतना याद रखिएगा कि जिन्होंने भी सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, उन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 90 देखिए। कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई है? रामनरेश त्रिपाठी को, बद्री नारायण प्रेमघन को, श्रीधर पाठक को या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को? कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई है? सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को। प्रश्न संख्या 91 है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये दूसरी वाली पंक्ति तो हमेशा ही परीक्षाओं में पूछी जाती है, लेकिन पहली पंक्ति को भी याद रखिएगा। आपको बताना है इन पंक्तियों के रचयिता कौन है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, रामनरेश त्रिपाठी हैं या श्रीधर पाठक हैं? और यह पंक्तियां हैं रामनरेश त्रिपाठी की, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा? भारतेंदु जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने या रामचंद्र शुक्ल जी ने? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 है। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? कुतुबन, सियाराम शरण गुप्त, गुरु भक्त सिंह या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध? सही उत्तर है गुरु भक्त सिंह, नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता। प्रश्न संख्या 94 है। वह रस उदाहरण जो रीति काल में लिखे गए हैं, जितने की संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए हैं, और वह रस कौन सा है? वीर रस, रौद्र रस, करुण रस या श्रृंगार रस?
श्रृंगार रस के उदाहरण रीतिकाल में सबसे ज्यादा लिखे गए हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 है, पंडित रामचंद्र शुक्ल यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है? भिखारी दास को, मतीराम को, चिंतामणि को या केशवदास को? हालांकि रीतिकाल के प्रवर्तक अगर सर्वमान्य की बात करें तो केशवदास माने जाते हैं, लेकिन आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताना है। तो शुक्ल जी ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 देखिए, रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की है? वृंद ने, गिरिधर कविराय ने, नागरीदास ने या दीनदयाल ने? सही उत्तर हो जाएगा इसका नागरीदास ने। इन्होंने नीति विषयक काव्यों की रचना नहीं की है, इन्होंने वैराग्य संबंधी काव्य की रचना की है। प्रश्न संख्या 97 है, काव्य रसायन के रचयिता कौन है? देव, बिहारी, केशवदास या मतीराम? और यह प्रश्न आसान सा होने वाला है। सही उत्तर हो जाएगा इसका देव। प्रश्न संख्या 98 देखिए, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं, कौन है वह? कृष्णदास, नाभादास, ध्रुवदास या श्री भट्ट? इनमें से कौन कवि राम भक्त कवि हैं? सही उत्तर है नाभादास। प्रश्न संख्या 99 है, रामचरित मानस की भाषा क्या है? और यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर है अवधि, और यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 100 है, 100 को नृप हो हमहि कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं? मंथरा, मंदोदरी, उर्मिला या कैकेयी? और यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, अगर आप इसकी पंक्ति को के अर्थ को समझ जाएंगे तो आप ऑप्शंस को आसानी से लगा सकेंगे। इस पंक्ति का अर्थ है कि कोई भी राजा बने, चाहे राम बने चाहे लक्ष्मण बने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। और इन ऑप्शंस में दासी कौन थी? मंथरा थी, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 101, बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये, बिनु वेद बड़ाई भानी। उपयुक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसे संबोधन की कल्पना की गई है? तुलसी द्वारा पार्वती को, तुलसी द्वारा सीता को, तुलसी द्वारा काशी को या ब्रह्मा द्वारा पार्वती को? और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मा द्वारा पार्वती को। यह विनय पत्रिका की पंक्ति है, तो यह भी याद रखिएगा कि किस रचना की पंक्ति है। विनय पत्रिका की पंक्ति है। विनय पत्रिका में 21 तरह के रागों का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि कितने तरह के रागों का प्रयोग हुआ है। और पदों की संख्या कितनी है विनय पत्रिका में? 279। ठीक है, 279 पद हैं विनय पत्रिका में। प्रश्न संख्या 2 देखिए, यह कथन किसका है कि बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास हैं? ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। फादर कामिल बुल्के, डॉक्टर नगेंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन या डॉक्टर नंद दुलारी वाजपेयी? बुद्धदेव के बाद सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास हैं, ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। यह कथन है जॉर्ज ग्रियर्सन का। प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। पात्र हैं मैना, ऋतुपर्ण, रुक्मणी और राघव चेतन। रचनाएं हैं मृगावती, चंदायन, सत्यवती कथा, पद्मावती और हंस जवाहिर। मिला लेते हैं, यह जो मैना पात्र है यह चंदायन रचना की पात्र है, जो कि मुल्ला दाऊद की रचना है। चंदायन मैना। और ऋतुपर्ण की बात करें तो यह ईश्वरदास की सत्यवती कथा का पात्र है। और रुक्मणी की बात करें तो रुक्मणी कुतुबन की रचना मृगावती का की पात्र है। और राघव चेतन की बात करें तो राघव चेतन जो है यह पद्मावत रचना का पात्र है। इस तरह से मिलाने पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज, बुंदेली या खड़ी बोली? सूफी प्रेमाख्यानक काव्य भाषाओं रचनाओं की भाषा कौन सी है? सूफी प्रेमाख्यानक अवधी भाषा में लिखे गए हैं, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 105 देखिए, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस कवि को मुसलमानों का उपलम्ब सुनने को मिला? जायसी को, उस्मान को, शेख नबी को या नूर मोहम्मद को? सही उत्तर हो जाएगा नूर मोहम्मद, और नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती। और इन्हें हिंदी भाषा में रचना करने पर मुसलमानों से उपलम्ब सुनने को मिला था, तो इन्होंने भी कहा था कि हिंदू मग पर पाँव न राखियो, काजो बहुते हिंदी भाखियो। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्नलिखित सूफी कवियों को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित करना है और फिर कूट का चयन करना है। मिला लेते हैं। उस्मान की रचना कौन सी हो जाएगी? उस्मान की रचना हो जाएगी चित्रावली। नूर मोहम्मद की रचना हो जाएगी अनुराग बांसुरी। कुतबन की रचना कौन सी हो जाएगी? मृगावती। और काशिम शाह की रचना हो जाएगी हंस जवाहिर। ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या इस 107 को देखिए, अपने काव्य के आधार पर को स्पष्ट करते हुए किसने कहा है कि मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता कागज की लेखी? जायसी, सूर, कबीर या तुलसी? किसने कहा है अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए? यह पंक्ति है कबीर की, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 है, दुल्हन गावहु मंगलाचार, हमारे घर आए हो राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है? अभी तक तो आप बताते आए थे कि यह पद किसका है, तो यह पद कबीर का है, यह आप जान गए। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा राग है? राग भैरवी, राग गौड़ी, राग बसंत या राग मलार? और इसका सही उत्तर है राग गौड़ी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, इन पंक्तियों में राग गौड़ी है। प्रश्न संख्या 9 को देखिए, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा या प्रेमाश्रयी शाखा? सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानाश्रयी शाखा की संत कवयित्री हैं सहजोबाई, और यह चरण दास की शिष्या थी। इनकी रचना है सहज प्रकाश। ठीक है, यह परीक्षा में पूछी जाती है, और इनकी रचना थी सहज प्रकाश। प्रश्न संख्या 11 है, माफ कीजिएगा, प्रश्न संख्या 10 है, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मल्लुक दास की, सुंदरदास की, नाभादास की या दादू दयाल की? भक्ति विवेक किसकी रचना है? यह रचना है मलूक दास की। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 को देखिए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा है? तुलसीदास ने, सूरदास ने, रैदास ने या मलूक दास ने? अगर इसकी दूसरी पंक्ति रहती तो उसमें रचनाकार का नाम भी आता है। कौन है वह? मलूक दास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। प्रश्न संख्या 12 है, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र? नामदेव का संबंध किससे था, किस प्रदेश से था? सही उत्तर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। नामदेव महाराष्ट्र के रहने वाले थे और पेशे से यह दर्जी थे। ठीक है, कपड़ा सिलने वाले जो दर्जी होते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, दुर्गा सप्तशती चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? गोविंद सिंह, अंगद देव, अमरदास या गुरु नानक? दुर्गा सप्तशती और चंडी चरित्र ये रचनाएं हैं गोविंद सिंह की। प्रश्न संख्या 14 है, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? नाथ साहित्य का, उपनिषद का, अद्वैत दर्शन का या जैन साहित्य का? मध्यकालीन संत काव्य पर इनमें से किसका प्रभाव नहीं देखने को मिलता है? वो है जैन साहित्य का। प्रश्न संख्या 15 है, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना था? श्याम सुंदर दास ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने या रामचंद्र शुक्ल ने? भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना था? सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्रश्न संख्या 16 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय? इसमें से कौन संप्रदाय कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तत्सुखी संप्रदाय। इसमें
सीता और राम की युगल रूप में उपासना की जाती है। प्रश्न संख्या 17 है, ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की थी? श्रद्धाराम फिल्लौरी ने, राजा शिव प्रसाद जी ने, शिवानंद ने या हरिहर स्वामी ने? ओम जय जगदीश हरे श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा लिखा गया था, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 को देखिए, अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, या ब्रह्म विशेषण युक्त है? सही उत्तर है इसका, अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है, यानी ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 19 देखिए, इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न कर सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? तुलसी, रहीम, कबीर या वृंद? यहाँ पर अपहरण नहीं होना चाहिए ना, अनुसरण होना चाहिए। उनमें से बहुतों का अनुसरण करने का लोभ न रोक सके, और यह है रहीम के बारे में, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल, हरिदास, गरीबदास या सुंदरदास? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा हरिदास, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 21 है, सिद्ध कवि सरापा की रचना का नाम क्या है? प्राकृत पेंगलम, पौमचरिव, दोहा कोश या संदेश रासक? और सही उत्तर हो जाएगा दोहा कोश, या सरापा की रचना है पौमचरिव, शंभु की रचना है। प्रश्न संख्या 22 है, चंदन बाला रास किसकी रचना है? मुनिजिन विजय की, चंद्रवरदाई की, गोरखनाथ की या आशुगु की? चंदन बाला रास किसकी रचना है? यह है आशुगु कवि की, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 को देखिए, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना या उपयुक्त किसी प्रकार का नहीं? आदिकाल में जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन देखने को मिला, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 124 देखिए, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों को क्या उद्देश्य रहा है? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन, अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा या कोई उद्देश्य नहीं? और यह आसान सा प्रश्न है। अमीर खुसरो ने अपनी पहेलियों के माध्यम से मनोरंजन तो किया ही, साथ में लोक व्यवहार की शिक्षा भी दी, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, और अब अगर आप अपना मूल्यांकन सही ढंग से करते हैं तो आपको यह जानने में आसानी होगी कि आपको और कितनी तैयारी करनी है, कितना मेहनत और करना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा रहा है? शांत, हास्य, करुण या वीर? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वीर। तो यह थी आज की क्लास। इस क्लास में बस इतना ही। तब तक अपनी तैयारी मन से कीजिए और प्रामाणिक पुस्तकों को पढ़ते रहिए, इधर उधर से गाइड मत पढ़ा करिए। आपने नोट्स बनाए होंगे, उसका रिवीजन कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।